जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देते हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा भारत का विभाजन से जुड़ी बातें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में जब पाकिस्तान 1947 के पहले इसका हिस्सा हुआ करता था, तो ऐसा क्या घटना हुई कि हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटकर स्वतंत्र हो गया। अब लोगों का मानना है कि ब्रिटेन की छल पूर्ति नीति, जो ब्रिटेन है हमारा अंग्रेज, उसकी छलपूर्ण नीति और मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की जिन्ना ने बनाई हुई थी, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुस्लिम लीग की फूट नीति, भारतीय जनता में दृढ़ता और सामर्थ्य का अभाव, कांग्रेस की गैर जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका व अवसर के प्रति अचेत रहना और गांधी जी की अहिंसा के कारण देश का विभाजन सही नहीं हुआ। देश का विभाजन सही नहीं होता है। तो अब देखेंगे भारत की आज़ादी के साथ जुड़ी देश विभाजन की कथा बड़ी व्यथा भरी है। कुछ लोग भारत विभाजन के खिलाफ थे, कुछ पक्ष में थे और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे। लोग नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार पर ये देश का विभाजन हो। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि धर्म के आधार पर विभाजन हो ही रही है, तो फिर जनता की अदल बदल, यानी कि जनता जो है उधर पाकिस्तान में जो जनता है और हिंदुस्तान में जो जनता है, मुस्लिम और हिंदुओं की, यानी अदला बदली भी होनी चाहिए और ठीक ठीक विभाजन होना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न हो। ये हमारे हैं मनोहर लाल लोहिया जी, और ये हमारे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विभाजन को कभी सही नहीं ठहराया। इस क्वेश्चन इससे पूछने का भी चांस है, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि जो विभाजन हुआ था, कौन से ऐसे व्यक्ति लोग थे जो विभाजन को सही नहीं ठहराया। तो इसमें हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और राम मनोहर लोहिया। आगे चलेंगे। ब्रिटिश काल में रियासतों में बटा था भारत। अब रियासत होती थी ब्रिटिश काल की। अब ब्रिटिश काल जो हमारा स्वतंत्रता के समय जो भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र थे। जब यहाँ अंग्रेज रहते थे तो स्वतंत्रता के समय 3 तरह के क्षेत्र थे, उसको हम जानेंगे। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र कौन थे? ये लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। दूसरे नंबर पे आता है देसी राज्य। देसी राज्य जो अपने ही राज्य होते हैं, देसी राज्य। तीसरे नंबर पे आता है फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, चंदन नगर, पांडिचेरी, गोवा आदि। अब आप पूछेंगे कि औपनिवेशिक क्षेत्र क्या होता है, तो हम बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह भूभाग जिस पर यूरोपीय साम्राज्य था, उसी को औपनिवेशिक भारत बोलेंगे। जो गोवा था, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर 1961 में यह भारत प्रशासन को सौंपा गया। इसी समय गोवा मुक्ति दिवस मनाई जाती है। अब देखेंगे गोवा में कि गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली रहते थे। और पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। तो इसीलिए 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे नोट में 1947 के भारत विभाजन के दौरान ही ब्रिटिश भारत में से
सिलोन जिसको अब श्रीलंका बोला जाता है और वर्मा अब म्यांमार इसको बोला जाता है को भी अलग किया गया था, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है, जबकि अखंड भारत में ये सभी शामिल थे। इस तरह कुल मिलाकर भारतवर्ष में 662 रियासतें थीं, जिसमें से 565 रजवाड़े ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे और 565 रजवाड़ों में से 552 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर को छोड़कर बाकी रियासतों ने पाकिस्तान के साथ स्वीकृति दी थी। आगे देखेंगे, इसमें देखिए मुगल तथा मराठा साम्राज्यों के पतन के बाद भारतवर्ष बहुत से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था। इन राज्यों में सिंध, भावलपुर, दिल्ली, अवध, रुहेलगढ़, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और सूरत में मुस्लिम शासक थे। इन मुस्लिम शासकों के राज्य में हिंदू बहुसंख्यक थे, जबकि जम्मू और कश्मीर में हिंदू शासक थे लेकिन कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक थे। दूसरी ओर पंजाब तथा सरहिंद में अधिकांश सिखों के राज्य थे। तो हम देखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम संबंध व्यापार के उद्देश्य से सूरत जो गुजरात में है, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल आदि समुद्र तट पर स्थित राज्यों से हुए। बंगाल में मीर जाफर की गद्दारी के चलते सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध 1757 में जो होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने उसे हराकर अपने शासन की शुरुआत की। बाद में देशी राज्यों के आपसी झगड़ों के से लाभ उठाकर कंपनी ने अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति द्वारा सारे भारत पर सार्वभौमिक सत्ता स्थापित कर ली। अगर मीर जाफर ने गद्दारी ना किया होता तो अंग्रेज़ जो है वो यहाँ पे सिराजुद्दौला जो हार गया था, अपने ही लोग, अब देखिए प्लासी का जो युद्ध होता है सिराजुद्दौला से, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने उसे हरा दिया। अब किसके गद्दारी के कारण? ये रहे हमारे मीर जाफर, इसके गद्दारी के चलते हुआ ये सब। ये गद्दार, अपने ही लोग गद्दार निकल जाते हैं तो क्या करेंगे भाई। आगे देखेंगे भारत विभाजन का ब्रिटिश फार्मूला। तो भारत विभाजन का ब्रिटिश फार्मूला क्या था? देखिए भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 3 जून प्लान बनते हैं, क्योंकि ये 3 जून को हुआ था इसलिए माउंटबेटन योजना। कभी कोई पूछ देता है कि ये योजना कितने तारीख को हुआ था, तो 3 जून याद रखिएगा, के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी पॉइंट पूछने का भी चांस रहता है। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रितानी सरकार सत्ता सौंप देगी। जो माउंटबेटन था, अब इसको कहते हैं लोग कि मन बांटन योजना है, अपने मनमानी करके बंटवारा। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए, इनमें एकता ना रहे। एकता ना रहेगी तो ये उस बाद में सोचेंगे कि ये अपना राज्य सही से स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपना सही से संविधान नहीं बना पाएंगे, फिर से हम ही लोग आकर के फिर से राज्य करेंगे भारत और पाकिस्तान पे। तो ये इन लोग की नीति थी। अब माउंटबेटन जो था वो भारत की आज़ादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखता है, जिसमें यह प्रावधान करता है कि 565 रजवाड़े, जो 565 रजवाड़े हैं, भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय को चुनेंगे और वे चाहे तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकेंगे। अब देखिए ये बात क्या हुई, ये सब माउंटबेटन किया। इन 565 रजवाड़ों, जिनमें से अधिकांश प्रिंसली स्टेट यानी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा जो थे, वो भारत के हिस्से में आ गए। वो कहे नहीं भैया हम भारत के हिस्से में रहेंगे, और विलय पत्र पे वो हस्ताक्षर भी कर दिए। अब बच गए ये 5 जो राज्य हैं, त्रावणकोर, हैदराबाद, ये 5 जो जगह हैं, त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। ये लोग कहे कि भैया हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और हम स्वतंत्र राज्य रहेंगे। तो आखिर ऐसा क्या रहा होगा
कि ये त्रावणकोर, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और भोपाल के राजा जो थे ये आज़ाद मुल्क चाहते थे। ऐसी क्या स्थिति रही होगी कि आज़ाद मुल्क चाहते। अब देखिए, इन राजाओं को लगता था कि हम आज़ाद मुल्क में रहेंगे तो बहुत शौक और शान से रहेंगे। अब देखिए, यहीं कश्मीर के जो राजा हैं ये गोल्फ खेलने में व्यस्त रहते थे, जंगल में शिकार करते थे, इनका मस्त अंदाज था एकदम। और यहीं जूनागढ़ के राजा को देख लीजिए, इनको कुत्ता पालने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये देसी विदेशी मिलाकर 500 से अधिक कुत्ता भी केवल रखे थे ये। हैं, अब वही भोपाल के नवाब जो हैं, ये नवाब भाई तो नवाबी में रहेंगे ही। और हैदराबाद के जो निज़ाम थे ये कट्टरपंथी सोच के थे, अक्खड़ और कट्टरपंथी सोच के थे। अब इन लोग को लगता था कि हम आज़ाद मुल्क रहेंगे तो बहुत अच्छे से रह लेंगे। अब देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि 662 देसी रियासतें थीं ब्रिटिश शासन के अधीन, 662 देसी रियासतें थीं ब्रिटिश शासन के अधीन। तो इसमें से 565 रजवाड़े जो है ब्रिटिश शासन के अधीन में थी। 662 रियासतों में से 565 किसके अधीन थी? ब्रिटिश के। तो इसमें 552 ये स्वेच्छा से भारतीय प्रसंग में शामिल हो गए थे। अब बाकी बचे 110। बाकी कितना बचे? 110। 110 में से 105 तो पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वीकृति कर दी, लेकिन जूनागढ़ जो ये 5 है, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोट और कश्मीर, ये पांचों जो हैं ये कहे नहीं, हम आज़ाद मुल्क बनाएंगे। अच्छा बनाओ भाई। अब देखिए कैसे बना लेंगे आज़ाद मुल्क। ये देखिए, मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह, कश्मीर के जो हिंदू राजा थे, आज वहाँ की जनसंख्या कौन थी? मुस्लिम बहुलता थी। और ये चाहते थे राज्य को आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे, जबकि मुसलमान और वहाँ के हिंदू पंडित जो थे वो भारत संघ में मिलना चाहते थे। और दूसरी ओर देखेंगे, हैदराबाद में हिंदू बहुल थी, वहाँ की जनता हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। और हैदराबाद और भोपाल के मुस्लिम निज़ाम और नवाब आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे। देख रहे हैं? उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, जबकि जनता भारत संघ में मिलने की इच्छुक थी। अब जनता चाह रहे कि हम भारत संघ में विलय पत्र जो शामिल कर दें, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि आज़ाद मुल्क बनाएंगे ये लोग। और दूसरी ओर देखिए जूनागढ़ के राजा मुसलमान थे और उनकी जो क्षेत्र की जनता थी वो क्या थी? हिंदू थी, हिंदू की बहुत बहुलता थी। वो अपने राज्य को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ये बताइए, जूनागढ़ है गुजरात। अब वहाँ से आने में यहाँ पे जैसे भारत का मैप देखेंगे, ये हो गया हमारा भारत का मैप, ये हमारे यहाँ श्रीलंका, ये कहीं एक गुजरात जो है, यहाँ पे जूनागढ़, इधर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आने के लिए ऐसे ऐसे घूम के आना पड़ेगा। तो ये जो हैं जूनागढ़ के राजा, ये सोचे कि हम मुसलमान हैं तो धीरे से पाकिस्तान में मिल लेते हैं। कैसे मिल जाते? सन के थे, लग रहा था भांग खाए हुए हैं, नहीं मिल पाते भाई। कैसे मिल जाते? यहाँ से आने में इनको रास्ता ही ब्लॉक था। यहाँ पे मान लीजिए भारत में प्रवेश करना है इनको, तो वहाँ पे जाने के लिए इनको रास्ता भी तो चाहिए। कैसे चले जाएंगे? यहाँ पे नहीं जा सकते थे। अब देखिए, 5 राज्य चाहते थे आज़ाद मुल्क, यही जो ये 5 राज्य हैं, लेकिन ये कैसे नहीं मिल पाएंगे? आप सीधे देख लीजिए कि वे खुद को आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे 5 राज्य, लेकिन भौतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के चलते ऐसा होना संभव नहीं था। कैसे भाई? देखिए, यहाँ सांस्कृतिक स्थिति की बात कर रहा है और भौगोलिक स्थिति की बात कर रहा है। अगर हैदराबाद में है, मैं आपको रहना, जहाँ मान लीजिए हिंदुओं की संख्या अधिक है, आप मुसलमान हैं, वहाँ पे आपकी संस्कृति और उनकी संस्कृति अलग हो, कुछ चीज़ें अलग हो जाएगी। भौगोलिक स्थितियाँ भी अलग हैं। अब भारत की आप जानते हैं अनेकता में एकता है, तो आप कैसे यहाँ पे मिल सकते हैं? नहीं मिल पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये भौतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के चलते ऐसा होना संभव ही नहीं था जो ये लोग चाहते थे। उसके बाद हम चलेंगे, सबसे पहले त्रावणकोट के राजा ने अपने क्षेत्र को आज़ाद मुल्क घोषित किया था, ये याद रखिएगा। त्रावणकोर के राजा हिंदू थे और वहाँ की जनता भी हिंदू बहुल थी। और त्रावणकोर के राजा उथरादोम तिरुनल मार्तंड वर्मा ने सबसे पहले अपने क्षेत्र को आज़ाद मुल्क घोषित किया था।
अब भारत विभाजन की घोषणा और हिंदुओं का कत्लेआम, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। भारत विभाजन को भारतीय राजनीतिज्ञ स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन जिन्ना और ब्रिटिश शासक विभाजन पर अड़े थे। ये दोनों ने मिलकर भारतीय राजनीतिज्ञों पर दबाव बढ़ाने के लिए देश भर में दंगे कराए। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के बीच फूट डालने के लिए एक प्लान पर काम किया, जिसके तहत मुस्लिम लीग का गठन कराया गया। मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की मांग उठवाई गई और फिर उसके माध्यम से सिंध और बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया और कलकत्ता के भीषण दंगे किए गए, जिसमें करीब लगभग 5,000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। यहाँ से दंगों की शुरुआत होती है। देखिए, ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। लेकिन जनता को पीछे की राजनीति मालूम नहीं चल रही थी। 1947 को स्पष्ट हुआ कि देश का विभाजन किया जाएगा। अब बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को जानबूझकर ठीक ढंग से नहीं संभाला। चर्चिल और माउंटबेटन ने मिलकर भारतीय राजनीतिज्ञों में पहले फूट डाली, फिर स्वतंत्रता की घोषणा की। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद धर्म के आधार पर विभाजन की घोषणा की गई। ऐसे में देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी नेहरू और पटेल पर आ गई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दोनों ही देशों की नई सरकारें हिंसा को रोकने में अक्षम थी, क्योंकि सेना ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थी। अब जब सेना ही ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन रहेगी तो कैसे आप हिंसा को रोक सकते हैं? वो जैसे चाहेगी वैसे दंगा कराएगी। फलस्वरूप दंगा फसाद और पलायन हुआ। यही ब्रिटिश अधिकारी चाहते भी थे, वो लोग यही चाहते थे। भारत विभाजन के दौरान बंगाल, सिंध, हैदराबाद, कश्मीर और पंजाब में दंगे भड़के उठे। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इन दंगों में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और शिया मुसलमान की ज़िंदगी तबाह हो गई। कबाइलियों का हमला करवाकर कश्मीर से जहां शिया मुसलमानों और पंडितों का कत्लेआम किया गया, वहीं सिंध, बंगाल और पंजाब में हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही कौमें दंगा नहीं चाहती थी, लेकिन ये दंगे राज्य द्वारा प्रायोजित थे। अब देखिए, हैदराबाद में निज़ाम के चहेते कासिम रिजवी ने हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़काकर हैदराबाद में कत्लेआम मचाया और अंत में उसे भागना पड़ा। अब बताइए, इस सब के जवाब में भारत के पंजाब से मुसलमानों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ये रही आपकी कहानी। और आगे चलेंगे कि नाथूराम गोडसे ने क्यों मारी महात्मा गांधी को गोली। ये देख लीजिए। विभाजन के बाद, जब विभाजन हुआ उसके बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच भारी संख्या में जन पलायन हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बलात् बेदखल किया गया। उनके ऊपर जुल्म ढाया गया और उनको बेदखल किया गया। हिंदू और सिखों की भूमि और घर पर कब्जा किया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। जबकि दूसरी ओर भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से ज़्यादा आप यहाँ सुरक्षित हैं। एक तरह से गांधी जी यहाँ ठीक भी थे। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे देश में जो भी लोग रह रहे हैं अपने ही भाई बहन हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि अगर वहाँ जाकर कत्लेआम हो रही है। और वैसे भी वहाँ पर जब मुस्लिम जाते थे तो उनको मुजाहिर कहा जाता था। देखिए, यहाँ लिखा है कि गांधी जी की बात आज सच साबित हुई। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले गए थे उन्हें आज वहाँ क्या कहा जाता है? मुहाजिर कहा जाता है। ये क्वेश्चन जानने लायक है। मुहाजिर क्या होता है? और कहा जाता है उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में भी अब यहाँ से जो मुस्लिम गए हैं उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है,
उनको मुजाहिर कहा गया है। अब 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। अब आने वालों की संख्या ज़्यादा है, पाकिस्तान छोड़कर लोग भारत आ रहे हैं। कितने आए? 72,49,000। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में मुख्यतः पंजाब में हुआ। पंजाब क्षेत्र में ज़्यादा लोग वहीं पे बस गए। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए और करीब 1.45 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देशों में शरण ली। देखिए, अंत में संपत्ति का बंटवारा जब होता है तो इसमें ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया था। ये एक समझौता हुआ था कि जो पाकिस्तान के हिस्से की जो ज़मीन है, जब भारत इतना बड़ा बंटवारा कर ही दिया है तो उसके हिस्से की जो कर जो मिला था, उनका पैसा लगभग 44 से 45 तकरीबन हुआ था। आप इसको चेक कर लीजिएगा। उतना देना था, उतना इन लोग को देना था। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी। अब गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजें, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। अब गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि भाई पाकिस्तानियों का जो पैसा है उसको दे दो, लेकिन उसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। तो भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। अब गांधी जी थे, अनशन पर बैठ जाते हैं, जानते ही हैं लोग। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या का एक कारण बताया। अब इन्हीं लिए उनके भाई इनका हत्या कर दिया ये नाथूराम गोडसे, जो कि गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था नाथूराम गोडसे को। महात्मा गांधी को समझने के लिए अभी बहुत अक्ल की ज़रूरत है। उनको पूरा दुनिया मानता है, उन्हीं के नाम से भी भारत को जाना जाता है। हर एक देश में इनकी प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। महान लोग थे। और नाथूराम गोडसे जब फांसी इनको हो रहा था उस समय इनको ये चीज़ महसूस हुआ था कि हमने जो किया है, महात्मा गांधी जी की जो हत्या की है वो गलत की है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत विभाजन से जुड़ी जो ये बातें हैं कि कैसे कैसे बंटवारा होता है, अंग्रेज़ों की क्या कूटनीतियाँ रही हैं, मुस्लिम लीग की क्या रणनीति रही हैं, और दोनों देशों के जो बीच में जो अंग्रेज़ों ने जो भूमिका निभाई हैं वो भी आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।